अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20 में आज हम पढ़ेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने शो किया था एन से। हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल्स के इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाता है, किस ऑर्बिट में पाया जाता है, हमें ये इंफॉर्मेशन देता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हमने एन से शो किया था। ये हमने डिटेल में पढ़ा। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी हुई है, इस तरह से स्पेक्ट्रम होती है हमारे पास। बेटे क्वांटम नंबर्स को समझने से पहले आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स आने चाहिए। वो बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स ही बेसिकली हमने यहाँ पे डील करने। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो स्पेक्ट्रम है, जब इस हर इंडिविजुअल लाइंस को, एक अलहदा लाइंस को हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो ये भी आगे मजीद डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब कि अगर हम इसको कहें शेल, कि ये हमारे पास शेल है, तो फिर शेल भी मजीद आगे डिवाइड होता है। शेल भी मजीद आगे डिवाइड होता है। जिस तरह हमने कहा था ना कि स्पेक्ट्रम में हर एक लाइन मजीद आगे डिवाइड होती है, तो इसी बेस पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि जो शेल, जिसे हमने एन का नेम दिया था, जिसे हमने KLMN शेल का कहा था, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया कि जो शेल है वो भी मजीद आगे डिवाइड हो सकता है। किसमें? सब शेल में। सब मीन छोटा, सब मीन छोटा, शेल मीन शेल से भी छोटा। तो सब शेल मीन कि शेल डिवाइड होके किसमें कन्वर्ट होता है? सब शेल में कन्वर्ट होता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो आज हमने पढ़ना है, इसको हम शो करते हैं एल से, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट सब शेल। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एन। एल की जो वैल्यू है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? एन पे। एन के शेल है, एन क्या है? एन इज शेल। एल के सब शेल, तो डेफिनेटली सब शेल किस पे डिपेंड करेगा? शेल पे, क्योंकि शेल ही डिवाइड होकर सब शेल में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब फिर एल की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है? एन पर। और एल किसके इक्वल होता है? एल इक्वल होता है n-1। ठीक है, एल किसके इक्वल होता है? n-1। अगर n की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, यानी कि n की वैल्यू जितनी भी है ना, एल की वैल्यू उससे एक कम होगी, उससे एक कम होगी। और L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेके n-1 तक चलती है, n-1 तक चलती है। 0 से लेके 1 2 3 ऑनवर्ड जो है ये चलती जाएगी। अब L क्या है? ये सब शेल है। सब शेल हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि सब शेल हमारे पास होते हैं SPDF। शेल क्या होते हैं? KLMNOP। इसी तरह शेल्स क्या होते हैं? SPDF। ये सारे क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेटे। अगर L की वैल्यू आपके पास 0 आए, L की वैल्यू आपके पास 0 आए तो इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 आए तो इलेक्ट्रॉन P सब शेल में पाए जाते। अगर L की वैल्यू 2 आए तो इलेक्ट्रॉन्स D सब शेल में पाए जाएंगे। इसी तरह अगर L की वैल्यू 3 आए तो इलेक्ट्रॉन F सब शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। L की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होगा, 1 है तो P में होगा, 2 है तो D में होगा, 3 है तो F में पाया जाएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू ने, L के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, L की वैल्यू ने फिर हमें क्या बताया? L की वैल्यू ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पाया जाएगा। अगर L की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हमने फौरन बता दिया कि इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो हमने फौरन बता दिया कि ये P सब शेल में होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो हमने फौरन बता दिया कि ये D सब शेल में पाया जाएगा। ठीक है, यहां पे SPDF अगर हम इसका मीनिंग निकालें ना, तो S मीन शार्प, ये MCQ आ सकता है। S मीन शार्प, P मीन प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज्ड, F मीन फंडामेंटल। ये जो चारों नेम्स है ना, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं।
ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं। जब हम स्पेक्ट्रोमीट्री में इन ऑर्बिटल्स को पढ़ते हैं तो ये टर्म्स वहां पे यूज की जाती हैं। हमारी सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं है, आपने सिर्फ इनके नेम ही याद करने हैं कि एस शार्प होता है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल। अगर इनकी शेप के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें कि एस सबशेल की शेप कैसी होती है। जो एस सबशेल है ना, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, इस तरह से स्फेरिकल, राउंड शेप और अंदर से खोखला, इसे आप बोलते हो स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप, डंबल, जिस तरह जिम वगैरह में डंबल्स पड़े होते हैं इस तरह से ये शेप होती है पी सब शेल की शेप। ठीक है, ये एस की शेप, ये किसकी होती है, पी सब शेल की शेप, डंबल शेप। जो डी एफ और सो ऑन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। ठीक है, ये बात हो गई कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पाया जाता है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी। एन की जितनी वैल्यू होगी एस जो एल है वो उससे एक कम होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में कितने हो सकते हैं, एफ में कितने हो सकते हैं, जिस तरह शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला था 2n² कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इसके जरिए फाइंड आउट करते थे। सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2l+1। तो एस सब शेल में अगर हमने फाइंड आउट करना है कि एस सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एस सब शेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पे 0 पुट किया, 2 × 0, 0 + 1, 1 आ गया, 1 × 2, 2। तो एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैसे तो आपको पता है 6 है, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, 2 पुट करेंगे आंसर 10 आ जाएगा। एफ, इसमें एल की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है ना, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 पढ़ा हुआ है ना, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं कि एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कि ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट सब शेल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रिलेशन आपस में क्या है। एन क्या है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एन हमें बताएगा कि शेल कौन सा है, एल हमें बताएगा कि इस शेल में कितने सब शेल हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, अगर पहला आपने समझ लिया है तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा पहले हम बात करते हैं एन = 1 की। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। पहले शेल की बात करते हैं के शेल की कि के शेल में कितने सब शेल होंगे। के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब n की वैल्यू 1 हो तो के शेल होगा, n की वैल्यू 1 हो तो शेल कौन सा होगा, के। l किसके इक्वल होता है, l इक्वल होता है n-1 के। अब देखो, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1, l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू आएगी 0, और l की वैल्यू 0 है तो मतलब सब शेल कौन सा होगा, s। अब n की वैल्यू आप लेते हो 2 तो l की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1, 1। अगर n की वैल्यू आप 2 लेते हो तो l की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है l की वैल्यू, तो 0, 1,
ये वैल्यू आएगी, यानी कि 0 से ऑनवर्ड चलते जाएंगे, जहां पे एल की वैल्यू आएगी वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। 0 से स्टार्ट किया, एल की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 पे हमने स्टॉप कर दिया। इसका मतलब एन जब 2 होगा ना तो एल की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 एक 1। तो अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो ये पी सब शेल होगा। इसी तरह एन की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा 2। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी, हम 0 से चलते जाएंगे, जब 2 आएगा हम स्टॉप कर देंगे, 0 1 2। इसका मतलब जब एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की तीन तीन वैल्यूज होंगी, 0 1 2। 0 होगी तो एस सब शेल, एल होगा एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल। इसी तरह एन की वैल्यू 4 जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एन की वैल्यू जब 4 होगी तो एल की वैल्यू 3 होगी, 0 1 2 3। एल टोटल कितने आएंगे हमारे पास 4, तो एल की वैल्यू 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। जब 0 होगी तो एस सब शेल, 1 होगी तो पी सब शेल, 2 होगी डी सब शेल, 3 होगी एफ सब शेल। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी टोटल के शेल में फिर टोटल कितने सब शेल होते हैं, एक सब शेल होते हैं, कौन सा एस। अब दूसरे शेल की बात करते हैं, जब एन की वैल्यू 2 होगी तो मतलब कौन सा शेल होगा, दूसरा एल शेल। ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल के, ये दूसरा शेल एल, इसी तरह तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन। ठीक है, जब एन की वैल्यू 1 होगी तो मतलब शेल होगा के, ये शेल डिवाइड होगा सिर्फ एक सब शेल में। एन की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास होगा एल, एल आगे डिवाइड होकर कितने सब शेल में कन्वर्ट होता है, 2, एस और पी में। एन की वैल्यू 3 होगी, शेल होगा एम, ये डिवाइड होके 3 सब शेल में कन्वर्ट होगा, एस पी डी। एन की वैल्यू 4 होगी तो ये डिवाइड होके एन जो शेल है ये डिवाइड हो गया, एस पी डी और एफ में कन्वर्ट होगा। ये एमसीक्यू आ सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू 1 है या के शेल है आपके पास, तो उसमें कितने सब शेल होंगे, आप कहोगे एक ही सब शेल होगा एस। एल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। एम में 3 सब शेल, एस पी डी। एन में 4 सब शेल, एस पी डी एफ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 एस, चूंकि ये एस पहले शेल का है, ये एस पहले शेल का है, इसको आप 1 एस भी लिख सकते हो। ये एस और पी दूसरे शेल के, इसे आप 2s और 2p लिख सकते हो। ये एस पी डी तीसरे शेल के, इसे आप 3s 3p और 3d लिख सकते हो। इसी तरह ये 4s 4p और 4d। ये हमारे पास हो गया टोटल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कंप्लीट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो क्वांटम नंबर डील करेंगे वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि शेल डिवाइड होकर सब शेल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटे हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल में ज़ीमैन इफेक्ट पढ़ा था कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो हमें स्पेक्ट्रम से हासिल होती थी, ये स्पेक्ट्रल लाइंस, इनको फर्दर हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होती थी, जिन्हें हमने कहा था सब शेल। फिर हमने बोहर के लास्ट डिफेक्ट में पढ़ा था कि जब हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यही स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद आगे डिवाइड हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर हम इसको कहें कि ये शेल है, शेल डिवाइड हो जाता है सब शेल में, ये एक शेल डिवाइड हो गया आगे सब शेल में। अब ज़ीमैन इफेक्ट से हमें एक आइडिया आया कि ये जो सब शेल है फिर ये भी आगे मजीद डिवाइड हो सकता है। तो जब सब शेल मजीद आगे डिवाइड होता है ना, तो वो कन्वर्ट होता है ऑर्बिटल में। किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से शो करते हैं। फॉर एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड, कि ज़ीमैन इफेक्ट को समझने के लिए हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो पढ़ा। इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से शो करते हैं, और m किस चीज को जाहिर करता है, m जाहिर करता है बेटे ऑर्बिटल्स को। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 0 से ±1 ±2 ±3, यानी कि m की वैल्यू 0 भी होगी,
अगर जीरो के बाद जब 1 आएगा तो 1 प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, जीरो के बाद जब 2 आएगा तो ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ये m की वैल्यू है, या आप इस तरह से कह लो कि m की वैल्यू जीरो लाजमी होगी, इसमें जीरो लाजमी होगी। जीरो के अलावा अगर दो वैल्यूज है तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, यानी कि m की वैल्यू जीरो से प्लस l और माइनस l। अब यहां पे मैंने l लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l पे। l के l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जिस तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l किस पे डिपेंड करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, n पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी कि जो शेल कहलाता था। फिर आपने पढ़ा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हमने L से जाहिर किया था, ये शो करता था सब शेल को। और फिर हमने कहा था कि चूंकि शेल डिवाइड होकर सब शेल में कन्वर्ट होता है तो फिर L किस पे डिपेंड करेगा? N पे। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। हमने कहा कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल्स के बारे में, कि शेल मजीद आगे डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब m फिर किस पे डिपेंड करेगा? L पे डिपेंड करेगा। m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? L की वैल्यू पे। कि इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि सबसे पहले पाया जाता है ऑर्बिट में, शेल में। फिर हमने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि शेल भी तकसीम हो जाए। शेल तकसीम होता था तो सब शेल में कन्वर्ट हो जाता था। आज हमने पढ़ना है कि जब सब शेल तकसीम होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा। और m ऑर्बिटल्स को शो करता है, और m की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? m की वैल्यू डिपेंड करती है L पे। तो टोटल वैल्यू ऑफ m, जो टोटल m की वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? L पे डिपेंड करती है, ठीक है। और m किसके इक्वल होता है? फिर 2l प्लस 1। m किसके इक्वल होता है? 2l प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि s सब शेल हमने पढ़ा, p सब शेल हमने पढ़ा, d सब शेल हमने पढ़ा, f सब शेल हमने पढ़ा। हमने कहा कि सब शेल डिवाइड होके मजीद आगे किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होगा। सब शेल डिवाइड होके किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि s में कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं, यानी कि s कितना तकसीम हो सकता है। p में कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं, कि p कितना तकसीम हो सकता है। d में कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं, यानी कि d कितना तकसीम हो सकता है। इसी तरह f कितना तकसीम होकर कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब s सब शेल की बात करते हैं। s सब शेल के लिए जो l होता है उसकी वैल्यू होती है 0। s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और अगर इस फॉर्मूले में l की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर आता है 1, ठीक है। आंसर कितना आता है? 1। देखिए हमने पढ़ा कि जो l है ये डिपेंड करेगा 0 से लेके प्लस l और माइनस l पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जब हमने l की जगह 0 पुट किया तो m की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, एक डिजिट आई। इसका मतलब एक डिजिट यहां पे खत्म हो जाएगा, ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा। सिंपली जब हमने l की जगह 0 पुट किया तो आंसर कितना आया? 1। इसका मतलब m की वैल्यू 1 आई। m की वैल्यू कितनी आई? एक डिजिट। एक डिजिट का मतलब कि 0 से स्टार्ट करना था, 0 एक डिजिट हो गया तो m की वैल्यू कितनी आई? 0। जब l हमने 0 पुट किया m की वैल्यू भी क्या आई? 0। अगर m की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब ये है कि s सब शेल मजीद आगे डिवाइड नहीं होता, ये एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। सिंपली अगर होगा भी तो एक डिजिट मतलब एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं p सब शेल की। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जब यहां पे हमने l की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास आंसर आया 2 × 1 + 1 3। इसका मतलब कि अब m की वैल्यू कितनी होगी? 0 3 डिजिट आनी है। एक दफा हम 0 से आगे जाएंगे +1, एक दफा 0 से पीछे जाएंगे -1। इसका मतलब कि जब हमने l की वैल्यू 1 पुट की तो m की वैल्यू आई 3 डिजिट। 3 डिजिट क्या होने थे? हमने कहा कि 0 से स्टार्ट करना है, एक तरफ पॉजिटिव की तरफ जाना है, एक दफा नेगेटिव की तरफ। तो +1 और -1 आई। इसका मतलब p जो है
इसमें मजीद आगे कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी सब शेल डिवाइड होकर कितने ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है, फिर 3 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ये आगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल आप उसे कहते हो कि जब सब शेल आगे तकसीम होता है ना, तो वो जो आगे ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स को आप कहते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह डी बात करते हैं कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो डी जो है इसके लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो जब हम एल की वैल्यू यहां पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5। एम की टोटल 5 वैल्यूज आनी है, मतलब 0 +1 -1 कितनी हो गई 3, फिर आगे +2 -2 कितनी हो गई 5 हो गई। इसका मतलब डी आगे डिवाइड होके कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है 5। इसी तरह एफ जो है ये आगे डिवाइड होके कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होगा 7 ऑर्बिटल्स में। तो फिर एम ने हमें क्या बताया कि एक सब शेल डिवाइड होके कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है। जिस तरह एस डिवाइड हुआ सिर्फ एक ऑर्बिटल में, पी डिवाइड हुआ 3 ऑर्बिटल में, डी डिवाइड हुआ 5 ऑर्बिटल में, एफ डिवाइड हुआ 7 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं इनकी शेप्स कि एस की शेप क्या होगी, पी आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा तो उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी, डी कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं एस। एस हमने कहा कि एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, तो एस की जो शेप होती है ना बेटे वो होती है स्फेरिकल शेप। क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, इस तरह राउंड शेप। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, राउंड शेप, स्फेरिकल शेप होती है। अब पी, हमने कहा कि पी जो ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल आगे डिवाइड होता है कितने पी सब शेल आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है 3 ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब पी सब शेल डिवाइड होकर 3 ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा, पी एक्स पी वाई और पी जी में, पी एक्स पी वाई और पी जी में कन्वर्ट होगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हमारा अगला टॉपिक था क्वांटम नंबर से, लेकिन हम उसे यहां पे समझ लेते हैं। अब हमने देखना है कि पी एक्स की शेप क्या होगी, पी वाई की शेप क्या होगी, पी जी की शेप क्या होगी। देखें जी, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल आप कह लो एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है जी एक्सिस। इसी तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जी एक्सिस। सेम ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। बेटे पी एक्स ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, हमने पढ़ा था कि जो पी ऑर्बिटल है ये होता है डंबल शेप। तो पी एक्स डंबल शेप ऑर्बिटल और एक्स एक्सिस पे होगा, ये हमारे पास पी एक्स की शेप आ जाएगी। पी वाई की शेप डंबल शेप ही होगा, लेकिन कहां पे होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। ये शेप पी वाई की शेप आ गई। पी जी की शेप ये हमारे पास है जी एक्सिस, तो पी जी की शेप क्या होगी, जी एक्सिस के ऊपर आप डंबल शेप बना दोगे तो ये पी जी की शेप है। ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जी। तो हमने कहा कि पी सब शेल डिवाइड होता है 3 ऑर्बिटल्स में, पी एक्स पी वाई पी जी, पी एक्स पी वाई पी जी। तो हमने इनकी शेप भी देख ली, पी एक्स पी वाई पी जी की शेप क्या होती है, तीनों की शेप डंबल जैसी होती है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हो तो पी वाई, जी एक्सिस पे हो तो पी जी होगा, ठीक है। तो ये हो गई शेप पी सब शेल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी सब शेल की जो शेप है वो क्या होगी, और जब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होगा तो उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। अब देखें जो डी ऑर्बिटल है ये डिवाइड होके कितने जो डी सब शेल है ये डिवाइड होके कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कि डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी डिवाइड होके 5 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है। जिस तरह पी डिवाइड होके 3 ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुआ है, डी डिवाइड होके 5 ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा। और उन ऑर्बिटल्स के नेम क्या होंगे ये याद रख लेना है आपने, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर,
वाई स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी जी स्क्वेयर। तो जिस तरह p डिवाइड हुआ था, s तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड होता था, तो यानी कि उसकी एक सेम शेप रहती थी। p डिवाइड होता था 3 ऑर्बिटल में, px py pz में, px py pz में। d डिवाइड होता है आगे मजीद 5 ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4 5, और उन 5 ऑर्बिटल्स के हमने नेम रख दिए हैं डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जी स्क्वेयर। तो इनकी भी शेप देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे हम सबसे पहले देखते हैं डी एक्स वाई की शेप। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है। जो डी है डी एक्स वाई, आप देख रहे हो कि ये दो एक्स एक्सिस पे भी होगा, ये वाई एक्सिस पे भी होगा, ठीक है। तो इसकी शेप बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एडजस्ट करेगी, और इसके 4 लोब्स होते हैं। जिस तरह पी के हमने पढ़ा था कि पी के 2 लोब्स होते हैं, इस तरह से जो डी है उसके 4 लोब्स होंगे इस तरह। डी एक्स वाई एक ये हो गया, और दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया। ये शेप किसकी है? ये शेप है डी एक्स वाई की, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान। ये ऑर्बिटल भी एक्स और वाई के दरमियान, ये भी एक्स और वाई के, ये भी एक्स और वाई के, ये भी एक्स और वाई के दरमियान। तो ये आपके पास शेप होगी डी एक्स वाई की। डी वाई जी की शेप भी सेम होगी, डी वाई जी की शेप भी सेम होगी। बस आप इसको नेम दे लो जी का। अगर ये जी एक्सिस बन जाए ना, आपको पता है एक्सिस जो है वो सेम होते हैं, रोटेट होते रहते हैं 3D मैनर में। अगर आप एक्स एक्सिस की जगह जी एक्सिस लो तो ये जो है आपके पास यही डायग्राम बन जाएगी, यही शेप बन जाएगी डी वाई जी के लिए। और डी जी एक्स अगर आप यहां पे इस तरह एक्स ले लो, यहां पे एक्स एक्सिस, यही शेप बन जाएगी डी जी एक्स की, ठीक है। तो इन तीनों की शेप सेम है, शेप सेम है, जस्ट आप इनके जो यहां पे एक्सिस है वो चेंज कर दो। अगर यही 4 लोब्स एक्स और वाई के दरमियान हो डी एक्स वाई, वाई और जी के दरमियान हो डी वाई जी, जी और एक्स के दरमियान हो डी जी एक्स, और अब डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब यहां पे था एक्स वाई वाई जी जी एक्स, तो ये इनके दरमियान में थे, एक्स और वाई के दरमियान में। अब एक्स स्क्वेयर मतलब दोनों लोब्स ही किसके ऊपर होंगे? एक्स के ऊपर होंगे। साथ में वाई स्क्वेयर है, दोनों लोब किसके ऊपर होंगे? वाई के ऊपर होंगे, ठीक है। ये शेप किसकी है? ये शेप डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल की है। टोटल 4 लोब्स होने थे, यहां पे एक्स वाई वाई जी जी एक्स था, तो ये सेंटर में थे, सेंटर में आ रहे थे। यानी अब जब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो ये इनके बिल्कुल ऊपर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डी जी स्क्वेयर की शेप क्या होगी। डी जी स्क्वेयर, अब इसमें कोई और एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, इसका मतलब सारे का सारा डी ऑर्बिटल जी एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ये बेसिकली रोटेट करता है, इसकी रोटेशन होती है। तो सिंपली इसकी रोटेशन शो करवाने के लिए हम इस तरह यहाँ पे रोटेशन शो करवा देते हैं। ये शेप किसकी होगी? डी जी स्क्वेयर की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले मैंने वाई लिया था, अब मैंने जी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, इसकी जगह भी जी ले सकते हो, ठीक है, इसकी जगह वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये जी पे है लोब तो ये शेप होगी डी जी स्क्वेयर की। तो ये हमने साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और इसकी शेप्स जो हैं वो भी डिटेल में पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास बेटे लास्ट क्वांटम नंबर, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से शो करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या?
स्पिन इसके नेम से जाहिर हो रहा है, स्पिन का मतलब होता है रोटेशन, रोटेट करना। तो ये कुछ थोड़ा सा इसमें आप नई चीजें पढ़ोगे। अल्कली मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल में जो पहले ग्रुप की मेटल है ना हाइड्रोजन के अलावा, वो सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी की सारी क्या है, अल्कली मेटल्स। और बेटे इनको पहले ग्रुप में इसलिए रखा गया है कि इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इनके लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यही वजह है कि इन्हें पहले ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने एनर्जी प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करके हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। मैं लिथियम ड्रा करता हूँ। लिथियम एटॉमिक नंबर है बेटे 3, एटॉमिक नंबर है 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। अब देखें इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे ये तीसरा, ये चौथा, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है। और जब ये वापस आता है, फिर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। उसी स्पेक्ट्रम को, उसी स्पेक्ट्रा को जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो हमने देखा कि उस स्पेक्ट्रम की जो हर लाइन है ना, ईच लाइन डिवाइडेड इनटू 2 लाइंस, हर लाइंस 2 लाइन में तकसीम हो रही है। उसको हमने नेम दिया डुप्लिट लाइंस का। डुप्लिट मीन 2। जब हमने इसी स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा तो हमने देखा कि ईच लाइन, हर लाइन डिवाइड हो रही है 2 लाइंस में, जिनको हमने नेम दिया डुप्लिट लाइंस का। अब हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं, शेल में, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने कहा कि शेल के बाद इलेक्ट्रॉन सब शेल में हो सकते हैं, जिसको हमने नेम दिया एल का। फिर हमने पढ़ा कि सब शेल भी आगे मजीद डिवाइड हो जाता है, किसमें, ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन फिर कहां पे होते हैं, ऑर्बिटल्स में। इसको हमने नेम दिया एम का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट पे हर ऑर्बिटल में फिर इस बात से ये जाहिर होता है कि ईच लाइन डिवाइडेड इनटू 2 लाइंस कॉल्ड डुप्लिट लाइंस। इससे ये जाहिर होता है कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था ना कि पी जो है, पी सब शेल, ये डिवाइड होकर कितने ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी में कन्वर्ट होता है। अब जो पी ऑर्बिटल है, आपने ये भी पढ़ा है, जो पी सब शेल है इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 पूरे कैसे आएंगे, जारी बात है 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, ऐसे ही है ना, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। अब यहां पे समझना है कि इलेक्ट्रॉन फिर इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। ये हमने बात तो कर दी कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। इन पे तो बेटे नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर ये यहां पे इकट्ठे क्यों आए, क्योंकि बेटे इनकी स्पिन यहां पे ऑपोजिट है। इनकी स्पिन यहां पे क्या है, ऑपोजिट। स्पिन क्या है, रोटेशन। ये सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे 1925, गॉडस्मिट एंड अलिच। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी स्पिन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन दी ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स में, ये px ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये आल्सो रोटेट या स्पिन करते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करते हैं, जिसे आप नेम देते हो सेल्फ रोटेशन। यही वजह है कि ये आपस में इकट्ठे मौजूद है। अब इसकी हमने रोटेशन पढ़नी। इसकी रोटेशन बेटे 2 तरह की होगी। जो s है ना, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 2 वैल्यूज होती है हमेशा। s की वैल्यू एक पॉजिटिव 1/2 होती है, एक नेगेटिव 1/2 होती है। पॉजिटिव 1/2 का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नेगेटिव 1/2 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स
जो यहाँ पे पी एक्स या पी वाई या पी जी में मौजूद हैं, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन फिर क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोनों की स्पिन डिफरेंट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहां पे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हों, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये इकट्ठे ऐसे नहीं रहेंगे। ये एक क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एक पे पॉजिटिव 1/2, एक पे नेगेटिव 1/2, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तब ही ये एक ऑर्बिटल्स में इकट्ठे रह पाएंगे। तो ये इसकी कुछ स्पिन हो गई कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मौजूद रहते हैं। हमने कहा कि उनकी ऑपोजिट स्पिन होती है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज वे में। यही वजह है कि ये एक ऑर्बिटल में इकट्ठे रहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके जी।